नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बजट 2025-26 जैसे ही पेश हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण संपन्न हुआ, वैसे ही लोकसभा का दृश्य देखने लायक था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जितने भी मंत्री थे, जितने भी सीनियर्स थे, इंक्लूडिंग जेपी नड्डा, वो सब बधाई देने के लिए निर्मला सीतारमण के पास पहुंच गए और वो अपना चश्मा ठीक करती हुई खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन अभिनंदन कर रही थी। और तभी हमने देखा कि पीछे से राजनाथ सिंह, अमित शाह और उनके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए। मैंने एक ट्वीट किया था इस पर कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं था कि बजट में क्या-क्या घोषित होने वाला है। हकीकत तो ये है कि प्रधानमंत्री की ही सहमति से, अनुशंसा से और उनकी इच्छा से ही बजट तैयार होता है। लेकिन अपने सिपह सलाहरों को, अपने मंत्री को किस तरह प्रमोट किया जाता है, कैसे उनकी साख बढ़ाई जाती है, कैसे उनसे काम लिया जाता है, उनकी पीठ थपथपाई जाती है, ये कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। और सबसे बड़ी हाइलाइट क्या है इस बजट की? जो जितने लाख तक का एग्जेम्पशन दिया है इनकम टैक्स में, तमाम दूसरी चीजें, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंफ्रा सेक्टर के लिए, तमाम सेक्टर्स के लिए जो किया है वो अपनी जगह है। लेकिन संदेश क्या है और टारगेट क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से अभिषेक तिवारी जी और लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी प्रणाम सर, वीरेंद्र सर को प्रणाम, ओमकार चौधरी सर को जी, प्रणाम, नमस्कार आप नमस्कार। दर्शकों को भी प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। जी एक एंकर हैं, एंकर नहीं है बल्कि संपादक हैं, बड़ा चैनल संभालते हैं, और उनकी टिप्पणी थी कि साहब, मोदी जी ने दिल्ली का ईवीएम और बूथ दोनों कैप्चर कर लिए हैं। और उनकी दूसरी टिप्पणी थी कि बिहार को लेकर के शंखनाद अभी से हो गया है इस बजट से। आपकी टिप्पणी? देखिए साहब, ऐसा है कि जो पिछले 70-75 सालों से जो परंपरा बनी हुई है बजट को लेकर के, अब की बार ये मिलेगा, अब की बार वो मिलेगा, अब की बार जो है ये बढ़ा दिया जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ा दी जाएगी और ये टैक्स रिलीफ मिल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों ये नरेंद्र मोदी का सरकार का 12वां बजट था ये, और निर्मला जी का ये 8वां बजट था। तो जितनी ये टुकड़ों पे पलने वाली अर्थव्यवस्था जो जो समाजवादियों ने स्थापित की थी, उसको नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया है। और और उनको ये उम्मीद थी कि, और आपको याद होगा, जून 2024 में पीएम की शपथ लेने के बाद ही उन्होंने पहले कैबिनेट की मंत्रिमंडल में घोषणा कर दी थी 4 करोड़ ग्रामीण आवास और बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना में, जो कि निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो इसमें तो बजट का माने केवल ये नहीं है कि ये दे दिया, कोई रेवड़ी बांट दिया। और रेवड़ी कल्चर के खिलाफ उन्होंने कितना बड़ा अभियान चलाया है, ये आप देख ही चुके हैं। जो बॉम्बशेल उन्होंने ड्रॉप किया, जो कांग्रेस ये माहौल बना रही थी कि साहब टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है, भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा और श्रेय हम ले लेंगे। उनको उम्मीद थी कि 10,000, 20,000 या 50,000 की रिबेट मिल जाएगी, वो सीधे 12 लाख की हो जाएगी। ये बॉम्बशेल है। और इससे बड़ा बॉम्बशेल अब ये आने वाला है कि 7 फरवरी को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है। और ये पूरी संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि वो इंटरेस्ट रेट, लैंडिंग रेट घटाने का फैसला कर सकती है। और एक तरफ तो और मार्केट जो है केवल पैसे पे नहीं चलता है,
मार्केट चलता है सेंटीमेंट पर। जैसे गेहूं का इस समय स्टॉक जो है सरकार के पास बफर स्टॉक का 3 गुना से ज्यादा है। तो और गेहूं के बाजार के दाम को नीचे लाने के लिए एफसीआई ने 10 लाख टन गेहूं बेचा ओपन मार्केट स्कीम के तहत। उसके बावजूद जो है गेहूं के दाम बाजार में कम नहीं हो रहे। वो इसलिए कम नहीं हो रहे हैं कि ये शंका बनी हुई है कि गेहूं की शॉर्टेज हो सकती है। तो सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो ये जो चीज हुई है आज, एक तो 12 लाख की छूट, और दूसरे अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट अगर 100 बेसिस पॉइंट या 1% भी कम कर देता है, और देयर विल बी ह्यूज डिमांड फॉर क्रेडिट। और ऑलरेडी बैंक जो है इस वित्तीय वर्ष में के प्रारंभ में आपने खबरें सुनी होंगी कि बैंकों के पास लेंडिंग के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि लोग डिपॉजिट नहीं आ रहा है और वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो जो अब तक शिकायत बनी हुई थी, दो शिकायतें थी कि साहब बाजार में डिमांड नहीं है, और दूसरी शिकायत ये बनी हुई थी डिमांड नहीं है इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और जबकि वो लगभग 8 लाख करोड़ के प्रॉफिट के कैश प्रॉफिट के पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। 2019 में सरकार ने बहुत बड़ी रियायत दी थी कॉर्पोरेट टैक्स में, उसका बहुत लाभ भी हुआ। और 2020 में जब कोविड आया तो रिहेबिलिटेशन पैकेज में जो सप्लाई साइड रिफॉर्म का पैकेज था उसमें भी उनको बहुत लाभ हुआ। तो अब जो है तो ये जो कहते हैं कि एनिमल स्पिरिट को अनलीश करने वाला बजट है। और जो आप अब तक सुनते आए थे कि साहब रोजगार नहीं है, मिडिल इनकम ट्रैप है, डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था, बात सही है। जीडीपी का 35% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो केवल 31% हो रहा था। ये अगर 3% भी बढ़ गया तो बाजार में जो है मतलब भूकंप भूचाल आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो एक जो एक डेडलॉक बना हुआ था, उस डेडलॉक को इस बजट ने आज तोड़ दिया है। और दूसरी बात, बिहार के नेता कह रहे थे कि मखाना बोर्ड के बहाने सरकार बिहार की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति को प्रमोट कर रही है। अब मखाना भी हिंदुत्व हो गया। अब मखाने के बारे में नरेंद्र मोदी ने 2015 से मखाने के बारे में वो बात कर रहे हैं। मखाना बोर्ड बनेगा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, और पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज को कम करने की टेक्निक आएगी, और एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, किसानों को बेहतर दाम मिलेगा, और कुछ किसान भी इसमें उद्यमी बनेंगे। तो ये जो हो रहा है, और इसको 2-3 साल लगेंगे, लेकिन मखाना उद्योग अपने अब बिहार में 3 साल 4 साल में स्टैब्लिश हो जाएगा। आपको याद होगा हम इस देश में जो है केरल के मसाले का बोर्ड बना हुआ है, स्पाइस बोर्ड बना हुआ है, काली मिर्च का है, इलायची का है, और या सुपारी का है, वो काम करता है। कॉटन कॉर्पोरेशन बना हुआ है वो कपास की खरीद के लिए। तो उसी तर्ज पे काम होने जाएगा, हो रहा है, होगा मखाने के लिए। और इसके ऊपर कृषि मंत्रालय में पिछले 5 साल से बहुत मंथन हो चुका है। नीति आयोग के पास बहुत ह्यूज डाटाबेस भी इकट्ठा हो चुका है। बस केवल काम करना बाकी है। और इसमें बहुत ज्यादा पैसे, इसमें 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ में बहुत काम हो जाएगा, और 100 करोड़ को खर्च करने में भी 5 साल लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल में खर्च कर लेंगे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो आज जो सरकार ने की है, जो सबसे बड़ी है, जिसकी चर्चा आज दिन में किसी ने नहीं की है, कि जो कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी नागेश्वर ने अपनी सरकार की ही आलोचना कर दी है। गेट आउट ऑफ द वे, सरकार जो है उद्यमियों के रास्ते से हट जाए, उन्हें काम करने दे। और इसके बारे में आज आज उन्होंने कहा भी है वित्त मंत्री ने अपने बजट में कि हम जो है इंटरनल जो इंजन ड्राइवर्स हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमई हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, हम इनका जो है इनके रास्ते में जो जो कंप्लायंस की जो बर्डन है कि रोज उनको 300 साल में उनको 300 रिपोर्ट फाइल करनी होती है, यहाँ अकाउंट देना है, वहां स्टेटमेंट देना है, इसको हम कम करेंगे। तो अब सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब वो एक्सपोर्ट और विदेशी निवेश एफडीआई के भरोसे नहीं बैठेगी। जो अपने देश में ही जो हमारी इकोनॉमिक इंजन के ड्राइवर्स हैं उनमें जोश भरेगी, उनमें ऊर्जा लाएगी। आपने देखा एमएसएमई की क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी गई, 10 करोड़ कर दी गई है।
किसानों के जो किसान विकास के जो केवी जो होता है उनका क्रेडिट कार्ड, उसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है। और 1991 में ये रिफॉर्म की प्रोसेस नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने की थी। आज 34 साल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी वही मार्क्सवादी युग में जी रही है। जातिगत जनगणना कराएंगे, हम सबको जो है कंगन, सोने का कंगन देंगे। अरे भाई, देंगे सब कुछ ठीक है, लाएंगे कहां से? कर्नाटक में क्या किया आपने? आपने जो है वहां पे बसों, आपने कहा महिलाओं को बस ट्रेवल, आपने किराए बढ़ा दिए, आपने पावर टैरिफ बढ़ा दिया, आपने जी, वहां पे एक आपने वहां एक पेयजल एक की रेट टिप्पणी बढ़ा दिए। तो वीरेंद्र लाएंगे जी, कहां से? ए, तो एक नरेंद्र मोदी टिप्पणी जरा, सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि कोई खर्चा नहीं बढ़ाया। एक टिप्पणी जरा अभिषेक जी की ले लेते हैं, उनको जोड़ करके। अभिषेक जी, आ, ये बिहार के पीछे लोग क्यों पड़ गए हैं? मनीष तिवारी का बयान आ गया कि ऐसा लगता है ये भारत का नहीं बिहार का बजट है। इसी तरह की कुछ टिप्पणी और तेजस्वी यादव की भी पीड़ा फूटती हुई दिखाई दे रही है। माजरा क्या है? माजरा थोड़ा सा दर्शकों को और हमें समझाइए। इनके सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर बिहार को कुछ मिल रहा है? पिछले वर्ष बोल रहे थे कि ये बजट आंध्र प्रदेश का है, अब बोल रहे हैं बिहार का है। सबसे पहले सर आपको प्रणाम, वीरेंद्र भट्ट सर को प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। दरअसल लोग नरेंद्र मोदी जी की स्पीच आजकल पूरी सुनते नहीं है। मैं रोज जब दिल्ली इलेक्शन के बारे में बात करता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियर लड़का हूँ। और लेकिन राजनीति शास्त्र मैंने इन दिनों खूब पढ़नी शुरू किया और मैं सिर्फ हर जगह राजनीति देखता हूँ और उसी के हिसाब से समझता हूँ। और दर्शकों को भी मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। 2 दिन पहले जब दिल्ली में चुनावी सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तब इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार बहुत सेक्रीफाइस करता है, बड़ा बोझ उठाता है। तो परसों ही मैंने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि ऐसा है, इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। पर ऑनेस्टली मैंने भी 9 या 10 लाख तक सोचा था, 12,75,000 सरकारी नौकरी वालों में नहीं सोचा था। अब आते हैं, आपने क्वेश्चन पूछा था बिहार के संदर्भ में। सर, बिहार में सरकारी नौकरी का बहुत चार्म है और सबसे अधिक मध्यम वर्गीय परिवार बिहार में सरकारी नौकरी में है। अब जरा इस टैक्स एग्जेम्पशन में आइए और देखिए कि सरकारी नौकरी में कौन कौन से लोग हैं। सिपाही, दरोगा, बैंक पीओ, शिक्षक, ये जो नौकरियां हैं सर, टैक्स तो पुराने सिस्टम से देना पड़ता था, कितना भी रिबेट लगा लो। अब 12,75,000 मतलब ये सारे टैक्स फ्री हो जाएंगे। बिहार में सेविंग्स जो मिडिल क्लास में बढ़ेगी ना सर, वो बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। अब तेजस्वी यादव है 9th पास, तो जितनी क्षमता उतना ज्ञान। पप्पू यादव का आई कैन अंडरस्टैंड, वो कांग्रेस की लॉयल्टी के कारण करें तो क्या करें। लेकिन सागरिका घोष का बयान समझ में नहीं आता, या जो मनोज तिवारी है, इसलिए क्योंकि भाई साहब आप लोग को, चलिए टीएमसी वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजद को और कांग्रेस को तो 2025 का चुनाव लड़ना है। अब अगर इसके विरोध में जाओगे, इस बजट के विरोध में, तो क्या होगा? राजीव रंजन, ललन सिंह ने बड़ा अच्छा आज लोकसभा में स्टेटमेंट दे दिया है, तो लोग सुन ले एक बार कि हम तो अब हर मुद्दे पर पूरी तरह से सपोर्ट करने जा रहे हैं। बिहार तो एकदम, बिहार के लोगों में खुशी के आंसू हैं। तो जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए यह कह दिया कि भाई खादी वाला कपड़ा से कम आंसू पोंछिएगा विपक्ष के लोग, ताकि आपके आंसू जल्दी सूख जाए, नॉर्मल कपड़े से नहीं सूखेंगे। इसी बहाने हमारे डबल इंजन सरकार खादी उद्योग को भी कम से कम राहत मिलेगी थोड़ी बहुत। कहने का तात्पर्य, देखिए बिहार को बहुत आवश्यकता थी सर इस बजट की। 2-3 मोटी-मोटी बातें कह दूं सर, मत्स्य विभाग में बिहार बहुत अच्छा करता है। मछली पालन में यहाँ पर छोटे-छोटे पोखर ये लगा करके लोग अभी मछली पालन करने लगे हैं। दूसरी बात, मखाना, पूरा सीमांचल। अब ये मखाना बोर्ड से लोगों को पीड़ा हो सकती है। देखिए मखाना उद्योग में मोस्टली जाइएगा ना, तो जिनके पास सीमांचल में तालाब है ना, वो अभी भी हिंदू समाज के लोग हैं। और इसमें बोर्ड में भी प्रभुत्व वाले लोग तो बैठेंगे, तो उन्हीं का प्रभुत्व रहेगा पॉलिटिकली भी। और जदयू ने इस वक्त ऑलरेडी मुस्लिम तुष्टीकरण की, अगर आप राजनीति देखें तो 11 महीने से ये कर नहीं रहे हैं।
ये समझ गए कि कहां कहानी जा रही है। लब्बोलुआ अब ये है कि भाई इतना पैसा सब कुछ आने के बाद जो बिहार में तरक्की की बात कर रहे थे, अब तेजस्वी यादव के पास मुद्दा क्या होगा 2025 का? फिर वहीं घूम फिर के कास्ट पर आएंगे, फिर वहीं कास्ट पर आएंगे। तो ये 2025 के चुनावी, मैं हमेशा कहता हूं कि 14 जनवरी के बाद भले 1 साल लगता है बिहार में, लेकिन बिहार में चुनाव 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है। तो चुनावी बिगुल फूंक दिया है नरेंद्र मोदी ने। और दिल्ली के संदर्भ में यह है कि आखिर 5 दिन में मैंने आप ही के शो पे बोला था, जो इस समय मोमेंटम ले जाएगा वो लेके चला जाएगा। और इस वक्त मोमेंटम यहां आज से मोमेंटम जो है वो मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, देश भर में एक बार फिर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। निसंदेह सर्विस सेक्टर में लोग मोदी सरकार से कंपैरेटिवली नाराज थे और उसका असर दिखने लगा था। बैलेट बॉक्स जब खुलते थे तो पहली बार बीजेपी परंपरागत रूप से बैलेट बॉक्स में हमेशा आगे हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कई दिनों से। कई चुनाव में भी हमने ये देखा। उसका कारण यह है कि सर्विस सेक्टर में नाराजगी थी जबरदस्त। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भी नाराजगी लेकर के पता नहीं अब तक लोग बैठे हुए पेंशन बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया। और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था यहाँ पर कि कुछ टैक्स में रिबेट नहीं देते, हम ही लोग पूरे देश को चला रहे। क्योंकि कांग्रेस एक इकोसिस्टम ऐसा है ना जो झूठ को बहुत अच्छे से क्राफ्ट करती है। किसने कहा कि 1.5% सरकारी नौकरी करने वाले ही पूरे देश का लोग पेट पाल रहे हैं? जीएसटी कलेक्शन आता है, नमक छोड़ करके साबुन, तेल, साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज पर टैक्स है। इतना सिंप्लीफाई लोग नहीं कर पाते हैं, लोगों तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये कम्युनिकेशन तो खैर मोदी सरकार की एक समस्या रही है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये वाला दाव जो है ना, चारों खाने चित कर रहा है। और इस बात की परेशानी तो है कि भाई ऐसे कैसे 12 लाख। तो आज आपने सुना होगा शाम में सुप्रिया सिंह बोले, अरे 7 दिन बाद पता चलेगा, लोगों को मिलेगा नहीं, बस ऐसे हवा में है, दिल्ली चुनाव निकल जाएगा तब तक। अभी भी झूठ बोलने से लोग बाज नहीं आ रहे, बड़ी बात ये है जी। ये सबसे बड़ी बात ये है ना, अब आने वाले 4 सालों में इनकम टैक्स में रिलीफ की मांग ही खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चक्कर में 2029 भी जा रहा है ना। 12 साल से तो पहले सत्ता के बाहर है, 15 साल 20 साल के लिए सोच नहीं सकते ना इतना लंबा। वीरेन जी, दोनों जगह दिल्ली में भी और बिहार में भी इसके इफेक्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं। 3 राज्य जो हैं वो बीमारू माने जाते थे, एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो निकल आए हैं, उससे बाहर बहुत हद तक निकल आए हैं। राजस्थान कभी बीमारू राज्य नहीं रहा। बिहार को अभी उबरने में समय लग रहा है, ट्रैक पर तो आ गया है, लेकिन एक एनर्जेटिक चेहरा चाहिए, एक बूस्टअप चाहिए था केंद्र की तरफ से, वो अब हमें दिखाई दे रहा है। और जिस तरह का नीतीश बाबू का स्वास्थ्य है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि वो अपने मन से आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। हो सकता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वो खुद ही पीछे हट जाएं कि मेरा स्वास्थ्य अब मेरे साथ नहीं है, तो आप लोग अब बहुत हो गया, आप लोग अपना जो है चेहरा लेकर के आइए और तब बिहार आगे बढ़े समग्रता में। जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विकास और विस्तार की ही बात नहीं की गई है। बिहार के लिए बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं आ रही हैं, कई और एयरपोर्ट वहां बनने जा रहे हैं। और आज का जो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें कोई भी पूंजी निवेशक आता है विदेशों से, सबसे पहले वो देखता है कि नियर बाई कहीं एयरपोर्ट है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिजली कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, कच्चे माल की सप्लाई के लिए जो रोड जिस तरह के होने चाहिए वैसा है नहीं है। और वो सब चीजें बिहार में इस समय काम चल रहा है। तो क्या विजन है नरेंद्र मोदी के दिमाग में बिहार को लेकर के
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ट्रैक पर हैं, बिहार को ट्रैक पर लाने के लिए क्या अब वो बहुत गंभीरता से इस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं? देखिए, जैसा अभी अभिषेक ने कहा कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो अंग्रेजों का छोड़ा हुआ जो इकोसिस्टम है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस और उसके बाद कम्युनिस्ट, तो आज भी जो कश्मीर फाइल फिल्म में डायलॉग था कि सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है। दिल्ली में अभी भी ये व्यवस्था बड़ी मजबूत बनी हुई है और सिस्टम पे उनकी पकड़ है। वो चाहे बेंच हो, बार हो और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, एकेडमिक वर्ल्ड हो, मीडिया हो, वहां पे आज भी जो है, जो कॉलोनाइज माइंडसेट के लोग हैं, जो सो कॉल्ड जो लेली समुदाय है, लेफ्ट लिबरल को कहा जाता है, वो भी बहुत मजबूत हैं। तो नरेंद्र मोदी को मालूम है कि पहली लड़ाई जो है हमें विकास पे अगर लड़नी है, तो इट्स ए बैटल ऑफ नैरेटिव, इट्स ए बैटल ऑफ परसेप्शन। तो बिहार के बारे में परसेप्शन बदला है और उसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि बिहार से अब पंजाब जाने वाले लेबर की संख्या कम हो गई है। अब इतने लोग नहीं जा रहे हैं और आने वाले 5 सालों में ये जो एनसीआर रीजन है ना, ये लेबर के लिए तरसेगा। या और ये लोगों को नहीं मालूम है कि ये जो एनसीआर है, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरोखा और ये फरीदाबाद और गुड़गांव और पंजाब का इलाका, अंबाला का एरिया, लुधियाना भी का पंजाब का इलाका, ये सब बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोग ही चला रहे हैं। और ये आपको ध्यान हो कि जो जो त्रिपुर जो जो सबसे बड़ा गारमेंट टाउन है तमिलनाडु का, वहां पे यूपी का 60,000 लेबर वापस लौट के नहीं गया। और वहां पे तमाम बिहार के जो वहां कल तक लेबर थे, उन्होंने वहां छोटी छोटी यूनिट्स खरीद ली है। वो एंटरप्रेन्योर से वो अब मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। उनके यहाँ बिहार का लेबर जा रहा है, लेकिन और अभी भी त्रिपुर की जो पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास यूपी का लेबर नहीं है। तो बिहार के बारे में परिवर्तन आ रहा है और बिहार से जो है जो वहाँ हाईवेज बने हैं और जो वहाँ से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो वहाँ से गुजरा है, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है। पटना में मेट्रो रेल बन रही है। मेरा ख्याल है अभी शायद पहला फेज अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन एक साल के अंदर इट विल बी ऑपरेशनल। तो परसेप्शन डेवलपमेंट का, इमेज मेकओवर का एक लंबा काम होता है। योगी जी ने यही काम उत्तर प्रदेश में किया है पिछले 8 सालों में, इमेज मेकओवर का। तो इमेज मेकओवर बिहार में हो रहा है और जैसे ही इमेज और अभी पिछले 2 सालों में बिहार से निवेश की भी खबरें आई हैं। वहां कई जो है इंडिया के इन्वेस्टर्स ने वहां यूनिट लगाई हैं। तो अब वो जो लालू यादव के जमाने में जो वसूली वाला काम होता था, और बिहार में सबसे बड़ा चेंज आया है कि अब बिहार के लोगों को भी 24 घंटे बिजली की आदत हो गई है। बिहार का ऐसा कोई भी शहर नहीं है कि जहां अब बिजली 8 घंटे 12 घंटे बिजली कटती हो। और ऐसा मैंने खुद देखा है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर में, कि एक आदमी जनरेटर लेके आता है और उनके घर में वो प्लग लगाता है और उससे वो घर में पानी भर देते हैं और फिर वो अगले घर आने वाले वो अगले घर में चला जाता है। तो अब बिहार में ये उद्योग शायद बंद हो गया है मुजफ्फरपुर में। अभिषेक तिवारी बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल, बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरी तरह ये से सब जो जनरेटर उद्योग समाप्त हो गया। ये अब सब जो चीजें हो स्थिति तो रही ये है, है, इन्वर्टर उद्योग भी समाप्त होने को है। हाँ, और अब बिहार के लोगों में ये मैंने चर्चा सुनी है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, दिल्ली में, एनसीआर में इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बिहार में जाके उन्हें क्या हो जाता है? व्हाई कांट दे परफॉर्म इन देयर होमलैंड, इन देयर ओन स्टेट? और ये जिस दिन परिवर्तन आ जाएगा, और ये जो आज जो अनाउंसमेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ा जो परसेप्शन की बैटल को जीतने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बहुत बड़ा कदम है फॉर द इमेज मेक ओवर। योगी जी ने जो आज जो चर्चा पूरे देश में हो रही है, बुलडोजर मॉडल, तो बुलडोजर मॉडल ये बताता है, और एक जो कहावत कही जाती है, डेस्परेट सिचुएशन नीड डेस्परेट रेमेडीज। तो ये जो बिल्डिंग, ये जो बुलडोजर वाला जो आपका जस्टिस है, ये डेस्परेट हालात को निपटने के लिए यही एक तरीका बचा था। तो और हो सकता है बिहार में भी इसकी नौबत आए और देर से बेर आएगी। तो और जिस दिशा में अब तक बिहार चला है, तो अब लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्यमंत्री को फर्म कंट्रोल रखना होगा, जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है।
उसके बाद फिर जो है बिहार विल नेवर लुक बैक। और आज जो अनाउंसमेंट हुए हैं, मैंने पिछले 40 साल में बिहार के बारे में केवल ये सुना है कि साहब, एक तो आप अगर ध्यान ध्यान दीजिए, 1980 में इंदिरा गांधी के जमाने से लेके हाल की यूपीए सरकार तक आधे से ज्यादा रेल मंत्री बिहार से हुए हैं। केदार पांडे इंदिरा गांधी के जमाने में थे, उसके पहले आपके वो ललित नारायण मिश्रा थे, उसके पहले फिर यूपी के कमलापत त्रिपाठी थे, या फिर ममता बनर्जी थी, या फिर जो है आपके नीतीश कुमार भी थे, या रामविलास पासवान, या नीतीश कुमार, लालू अरे यादव, सब ये लालू जी को क्यों भूल रहे हो? लालू यादव भी थे। तो ये बिहार और बंगाल के रेलवे के मंत्रियों ने जो है अब सत्यानाश किया रेलवे का। और इतना कांग्रेस का जो झूठ का इकोसिस्टम कितना मजबूत है कि लालू ने रेलवे में टर्न अराउंड कैसे किया, इसका अध्ययन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा था। ये खबरें खूब चली थी, और बाद में मालूम पड़ा कि इन्होंने रेलवे में जिन लोगों को नौकरी दी है उसके बदले में जमीन लिखवा ली है, और पूरा परिवार जेल जाने की के कगार पर है। तो आज जो सबसे बड़ी बात जो बजट में मैं बार बार कहना चाहूंगा कि 2018 के बाद नरेंद्र मोदी ने ईओडीबी का नाम लेना बंद कर दिया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज जो है ईओडीबी का पुनर्जन्म हो गया, और ईओडीबी 2.0 कहा जा रहा है। और फिर ये खबर दी थी कि साहब, ये आई थी 18-19 में कि साहब वर्ल्ड बैंक ने अब ईओडीबी रैंकिंग करना बंद कर दिया है। अब तो ठीक है, वर्ल्ड बैंक चाहे करे चाहे ना करे, अब हम अपनी खुद करेंगे। तो ये ईओडीबी का जो रिवाइवल हुआ है, मेरा अपना मानना ये बहुत शुभ संकेत है। अगर आपको पटना में अगर होटल खोलना है, लखनऊ में होटल खोलना है, तो 1 साल तो केवल आपको अप्रूवल और सैंक्शन और अनुमति लेने में गुजर जाएगा। 1 साल कम से जी कम, जी जी, इतनी जगह। तो यही सही एओडीबी सही। है। और जो बार बार आज वित्त मंत्री ने कहा है कि एमएसएमई के ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन है उसको हम कम करेंगे, यानी जो हम एक जोश भरेंगे, और जो इंडियन इकोनॉमी के जो इंटरनल ड्राइवर्स हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो रस्सी बुनते हैं, उन तक में जोश भरेंगे। और ये जोश तभी आएगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आप देखिएगा बाजार में आग लग जाएगी, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा बैंक से। इतनी और अभी भी इतनी लेटेंट डिमांड है बाजार में कि लोग एनबीएफसी से, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से महंगा लोन ले रहे हैं। तो अगर ये 12 लाख के टैक्स की छूट के बाद इंटरेस्ट रेट अगर घट गया, तो उसके बाद तो अपोजिशन के पास कहने को कुछ बचेगा ही नहीं। और जो पिछले जी 10 जी साल से उन्होंने इतना झूठ बोला है, अडानी अंबानी देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया, बनियों। आज भी यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है कि ये बनियों का बजट है। तो और इनके पास यही था, अडानी अंबानी देश को बेच दिया, और उसके बाद रोजगार नहीं है, और गंगा नहाने से क्या क्या रोजगार मिल जाएगा, कुंभ में नहाने से क्या फायदा है, क्या रोजगार मिल जाएगा। ये जो इन्होंने इतना हेटफुल नैरेटिव जो क्रिएट किया है, उसका इलाज पॉलिटिकल तरीके से ही हो सकता है, और उसका इलाज आज बजट के द्वारा किया गया है बहुत ठीक से। जी और आप देखेंगे आने वाले दिनों में, अभी जो है प्रेसिडेंट के भाषण पर हाउस में डिबेट होगी, उसके बाद बजट पे चर्चा होगी। आप देखिएगा अपोजिशन के पास सरकार के ऊपर वार करने के लिए कुछ होगा नहीं। और एक अंतिम वो बात ये तो, कि अरे साहब जो वेलफेयर आप, योजनाएं चल रही थी, उसमें किसी के लिए भी कोई नया अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि वो सारी की सारी अब लगभग सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी हैं। 14 करोड़ अगर अभी गैस के हैं, तो और कहाँ दे देंगे 20 करोड़ आप। वीरेन जी, ताजा ताजा जख्म है। अभी से आप प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब की याद दिला रहे हैं इन लोगों को। आप इनको सोने देंगे, खाने देंगे कि नहीं? सोने खाने देंगे? दूसरी बात, और अभिषेक जी, ये दिल्ली के संदर्भ में अगर बात करें, तो जिस दिन बजट आया उस दिन सुबह के अखबारों में अरविंद केजरीवाल का एक लंबा चौड़ा बयान छपा हुआ था। उस जी, बयान में ये कहा गया था कि साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई हम्म,
ध्यान से सुनिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, यानी अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं कि आ रही है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हर परिवार को 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा जो छूट मैं दे रहा हूं। अब अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि 25,000 का नुकसान हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने तो 1,10,000 रुपए तक का फायदा कर दिया। क्या करेंगे अब ये? देखिए, बहुत पहली बार केजरीवाल मुसीबत में है और आप हम्म। सब मिल करके उसके इस हाल का जो है मजा ले रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसके पहले तक वो हर चुनाव में यही पूछा करता था या कहा करता था, भाई दिल्ली प्रदूषित है पंजाब के कारण, आप बताओ है कि नहीं जी। इसके बाद जैसे ही उठता था, सुबह उठता था, कहता था ये मजीठिया चिट्ठी भेजता है जी। उसके बाद चुनाव के बाद माफी मांग लेता था। इस बार हरियाणा में भी इसने सोचा कि पूरा नयाब सैनी पे डाल देंगे। इन लोगों ने यमुना गंदा कर दिया था जी, हमारे पास एक अलग तरह का मैकेनिज्म है, हमने वो अमोनिया अलग कर दिया। अरे भाई किया कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर दी और तुम ये करोगे? अमोनिया का कोई सबूत नहीं। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी के भाषण को लोग ध्यान से सुनना चाहिए। मोदी जी ने बिहार में इस बार जब मुंगेर वाला जो स्पीच था लोकसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता देश विकसित नहीं होगा, क्योंकि यहां पोटेंशियल बहुत है। सो उनका विजन बहुत क्लियर है। अब दिल्ली के संदर्भ में सुनिए, 75% लोग मिडिल क्लास में आते हैं, जिनमें से उसका 45% जो है 12 लाख के अंदर वाला है। और ये बड़ा विचित्र वोटर है। विधानसभा में थोड़े यूनिट के लिए दे आएगा केजरीवाल को और लोकसभा में मोदी जी को राष्ट्रवाद के नाम पे दे के आ जाएगा। वो भी क्या करे, विवश है। छोटे छोटे फायदे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो परेशान है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर केजरीवाल के लिए मौके इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को काउंटर वो नहीं करता था 2020 या 2015 में। ही वॉज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, लेकिन अभी चूंकि हार रहा है तो पैनिक मोड में है। कुछ अंतर है सर 2013, 2015, 2020 में। उसका प्रमुख स्ट्रेटजिस्ट था राघव चड्ढा। इस बार वो गायब है। किसी भी इंटरव्यू में आप चले जाइए, जो राउंड टेबल बन रहा है उसमें आपको संजय दिख जाएगा, मनीष सिसोदिया दिख जाएगा, केजरीवाल दिख जाएगा। वो तो अलग ही अपनी पत्नी के साथ चल रहा है राघव चड्ढा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, नाक में दम किया हुआ है उसकी सेम फ्रेंड, कभी फ्रेंड थी, अब पता नहीं अब क्या है। जो भी है, स्थिति खतरनाक है। स्वाति मालीवाल ने कहा जैसे कि नहीं होता क्लास में मॉनिटर का पद किसी एक वोट के कारण कोई हार जाए और वो वोट केजरीवाल के द्वारा दिया गया, वैसा बदला निकल रहा है। कूड़ा कचरा लेके पहुंच जा रही है। और उसके बाद मोदी जी का प्रहार। तो अगर आप देखेंगे तो सारे सभी मिलकर के उंगली किसको कर रहे हैं? केजरीवाल को। केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको उत्तर दे, किसको नहीं दे। आपने जो प्रश्न पूछा ना कि ये पूरे बजट से क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट है सर, इसका बहुत क्विक इम्पैक्ट होगा। और सारा चर्चा तो यहाँ पे दिल्ली की पॉलिटिक्स सीपी में ही हो जाती है, सारे मीडिया वाले वहीं तक समझते हैं। लेकिन ये जो ग्रामीण दिल्ली है, जो केजरीवाल का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो हिल रहा है सर, वो दरक रहा है। और ये जो घोषणा है ना, लोग अब ये देख रहे हैं कि ये 12 लाख, मैं कुछ और भी देख रहा हूं, मोबाइल सस्ता हुआ है, टीवी सस्ता हुआ है, किसी पे कुछ बढ़ाया नहीं है। इस बार का बजट अतरंगी सा है। दूसरी बात, आप एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से बढ़ाने के लिए और बिहार के अंदर टेक्सटाइल और भारत के अंदर टेक्सटाइल उद्योग का जिस प्रकार से नवीनीकरण करने का ये प्लान है, इट मीन कि ये बांग्लादेश को काउंटर करने वाले हैं। और यही वो समय सही देख रहे हैं, इसी वजह से ऐसा बजट है। अब देखिएगा, भारत में टेक्सटाइल उद्योग फिर से खड़ा होगा और वो इसी कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। यूएस के तंबाकू के ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ा है, मतलब ट्रंप के साथ वो बात करने से पहले बार्गेन हाथ में लेके जा रहे हैं कि तुम ज्यादा बदमाशी करोगे, हम भी भारत में बदमाशी करेंगे और मेरा बाजार तुम्हारे बाजार से ज्यादा बड़ा है। ऐसे नहीं पुतिन ने कहा था बड़ा हार्ड बार्गेनर है,
इस आदमी ने सोचिए बजट में हर वो एंगल देख रखा है, और तब जब भी जाकर के किसको बधाई दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी को। ये मोदी जी की ग्रेटनेस है सर, एक ग्रेटनेस है इस आदमी की। वीरेन ये जी, जीत वीरेन देखिए जी, आखिरी अभिषेक आखिरी जी एक टिप्पणी बात और जोड़ जी दीजिए। जी अरविंद स्पेसिफिक। केजरीवाल, एक मिनट सर, अरविंद केजरीवाल के पास इस बार के चुनाव में जो ग्लोबल डीप स्टेट का जो समर्थन है वो भी नहीं है। और आज ही ये खबर आई है कि जो पन्नू है अमेरिका में, उसके लिए एफबीआई ने सिक्योरिटी कवर विड्रॉ कर लिया है कैश पटेल के आदेश पर। तो अब की बार शायद जो विदेशी जो उनका जो इकोसिस्टम था, जो उनको इजी फंड मिलता था, अब की बार उसकी भी बहुत कमी है। और अमेरिका में ट्रंप भी आ गया और यहाँ मोदी तीसरी बार आ गए, तो उनकी मुसीबतों का पहाड़ बहुत ऊंचा है केजरीवाल की। वीरेन जी, मेरा स्पेसिफिक एक सवाल ये है, ये बहुत चालाकी के साथ मोदी जी ने मध्यम आय वर्गीय परिवारों की जेब में पैसा डाला है। अगर उनकी जेब में पैसा होगा तो वो मार्केट तक आएंगे, मार्केट आएंगे तो एक चैन बनेगी और जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। बिल्कुल देखिए ऐसा है, अभी अभी ये प्रचार किया जाएगा, अरे कितने लोग हैं 12 लाख की इनकम वाले। नरेंद्र मोदी ने तो खाली अपने अपने जो अपने यार दोस्त हैं, संगी साथी हैं, पैसे वाले बनिए, केवल उनके लिए काम किया है। उनको ये अंदाजा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम यदि कम हो जाते हैं, और मेरा मानना कम होंगे, तो जो जो बाजार में पैसा आएगा, जो जो बाजार में डिमांड क्रिएट होगी, उससे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो उससे इसका लाभ तो शहर क्या गांव हर जगह मिलेगा। तो इसलिए ये कह देना, और इसके लिए आपको कम से कम अभी 2 महीने की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और तो और ये एक ऐसा बजट है जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सारे एस्पेक्ट से लेकर के नैरेटिव वॉर को लड़ने के लिए न केवल भरपूर इंतजाम किया गया है, एक बहुत बहुत जबरदस्त एक राजनीतिक प्रहार भी किया गया है। जो अपोजिशन का जो झूठा प्रचार पिछले 5 सालों से चल रहा था, कभी रफाल पे जो है मोदी चोर है, कभी ये मुद्दा उठाया, कभी वो मुद्दा उठाया, और जिस तरीके से अभी अमेरिका जाना है नरेंद्र मोदी को अमेरिकन विजिट पे, और बड़े बड़े रक्षा सौदे होने वाले हैं। पाकिस्तान में पहले ही हड़कंप मचा हुआ है कि जो है नरेंद्र मोदी F-35 खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से, वो भी एक साथ 120 प्लेन लेने जा रहे हैं। तो ये जो है, ये जो इतना जो एक जो 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 साइबर रैटलिंग हुई है, ऐसा ताबड़तोड़ जो हमले हुए हैं, तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम का निराकरण, पॉलिटिकल चुनौती का निराकरण का मुकाबला पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही किया जा सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी ने 11 साल में लगातार दिखाई है। लेकिन लोगों को लगता है, लेकिन जो विपक्ष है उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गाली दे दो, हिंदू धर्म को गाली दे दो, सनातन धर्म को गाली दे दो, और ये लोग डर के चुप होके बैठ जाएंगे। अभी भी कांग्रेस 11 साल से इसी राह पे चल रही है, सनातन धर्म को गाली बको, और राम मंदिर के मामले में भी अनाप शनाप जो है नेगेटिव बयान दो। अभी हाल में क्या बोले हैं खड़गे साहब कि क्या गंगा नहाने से नौकरी मिल जाएगी, गरीबी दूर हो तो जाएगी अब क्या? जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तिवारी साहब और धन्यवाद सर। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप दोनों जुड़े, समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद सर।